नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट का पंचनामा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट राजेश सातपुते जी, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। वेरी गुड आफ्टरनून सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका मार्केट का पंचनामा में। वेरी गुड आफ्टरनून। जी सर, एक बार क्लोजिंग देखते हैं, मार्केट की क्लोजिंग कैसे हुई है, उसके बाद सीधे सवालों की ओर बढ़ेंगे। और देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। लाल निशान पर ही क्लोज हुआ है। और निफ्टी देखिए 1% से ज्यादा करेक्ट होकर 22,538 के लेवल पर क्लोजिंग दिखाई है। वही बैंक निफ्टी में 330 अंकों की गिरावट 48,651 के लेवल पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। सेक्टर स्पेसिफिक मूव अगर आप देखें तो मात्र ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर था जो इन ग्रीन क्लोज हुआ है। हालांकि फार्मा भी फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है। फार्मा में कुछ ऐसे काउंटर्स जहां पे अच्छी तेजी देखने को मिली, तो फार्मास्यूटिकल के कुछ काउंटर्स दिखेंगे आपको, एफएमसीजी के कुछ काउंटर्स, साथ ही ऑटो सेक्टर के कुछ काउंटर्स दिखेंगे। और टॉप गेनर्स में आज शामिल रहा महिंद्रा एंड महिंद्रा, 1.5% की तेजी। ब्रोकरेजेस पे बुलिश थे, काफी करेक्शन झेल चुका था ये पिछले 10 दिन में। आज इसमें तेजी देखने को मिली। डॉक्टर रेड्डी देखिए फार्मा सेक्टर का ये पैक तेज था। आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प में अच्छी तेजी और नेस्ले इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल। हालांकि कुछ ऐसे स्टॉक्स जिस पे ज्यादा डेंट पड़ा, आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था आज के सत्र में जो 3% के करीब उसमें बिकवालिया में देखने को मिली। उसका काउंटर्स आपको बहुत सारे दिखेंगे, विप्रो, एचसीएल, टेक्टेस, टीसीएस, इन्फोसिस। देखिए टॉप 4 तो आईटी सेक्टर के ही लूजर्स में शामिल दिखे। 3.5 से इनफैक्ट 4% से लेके 2.5% तक की गिरावट हमें आईटी स्टॉक्स में देखने को मिला। ब्रेथ खराब थी मार्केट की, स्मॉल कैप मिड कैप में बिकवाली हावी होती नजर आई, तो ब्रेथ काफी ज्यादा खराब। मार्केट की जो शुरुआत हुई है इस हफ्ते, हालांकि ये हफ्ता छोटा है राजेश जी, वेंसडे को शिवरात्रि के मौके पर बाजार बंद है। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही, जिस तरीके से शुरुआत हुई है इस हफ्ते की, बिकवाली वही हावी है। और हम क्लोजिंग में भी बात कर रहे थे, 15 ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन ऐसा था जब बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। क्या करना चाहिए अब इस मार्केट में? ट्रेडर्स तो बहुत परेशान है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून श्रेया जी। मुझे लगता है कि देखिए निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में एक हुआ है कि इसने जो इम्पोर्टेंट इसका सपोर्ट ब्रीच किया है। अच्छा, ये जो सपोर्ट ब्रीच किया है वो भी एक्सपायरी वीक में, जो कि एक आप जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ये ट्रंकेटेड वीक है। तो ऑब्वियसली जो पोजिशनिंग होती है वहाँ पे इफेक्ट आएगा। जो थीटा हम जो थीटा डीके की बात करते हैं वहाँ पे इफेक्ट आता है। तो ये इतना आसान नहीं है बाजार, क्योंकि इसमें जैसे कि हम जो रोज इस पे बात करते हैं कि जो कमेंट्स आ रहे हैं यूएस से हम्म। फ्रॉम ट्रम्प, उसके उससे वो जो सेंटीमेंट्स है, वो जो मूड है, वो पूरा बिगड़ गया है। और अगर आप यहाँ पे वैल्यूएशन भी देखें या इवन टेक्निकली भी देखें, forget about the stock valuation, look at it from the technical perspective. There are many counters which are leading and which are trading into complete oversold territory. Not only today, पिछले 2 महीने से ओवरसोल्ड ही है। रिलायंस 1200 पे ओवरसोल्ड, 670 पे ओवरसोल्ड है। तो देर आर मेनी काउंटर्स जो ओवरसोल्ड है लेकिन वो पड़े हैं। दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे लैक ऑफ बाइंग नहीं है। और लैक ऑफ बाइंग क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो कमेंट्स आ रहे हैं, तो उस कमेंट की वजह से वो जो प्रेशर होता है कि पता नहीं आज कौन से सेक्टर में क्या होगा। जैसे कि हम हम्म। इतने दिन से आईटी सेक्टर को देख रहे थे कि चलो आईटी हमें बचा रहा है, या चलो फार्मा हमें बचा रहा है। तो अभी ये जो डर है, वो माहौल है। अभी ऐसा लगता है कि क्या पता कल इन्होंने आईटी पे कुछ बोल दिया, तो आईटी में आज लिक्विडेशन हमने देखा। तो ये जो है, ये जब तक थमेगा नहीं, एटलीस्ट इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम नहीं होगी, तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। देखिए, बात हुई निफ्टी की अगर, तो निफ्टी के देखिए मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है करीबन 22,500 का। अगर 22,500 का लेवल टूटता है, फिर मुझे लगता है यहाँ पे जो फॉल है वो इंटेंस हो जाएगा। इन दैट केस आप देखोगे निफ्टी जो है वो करीबन 22,000 तक भी टूट सकता है, और प्रोबेबली 22,000 के बाद 21,800 तक भी टूट सकता है। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रेशर माउंट किया जा रहा है, और ये प्रेशर हर लेवल को तोड़ तोड़ के नीचे आ रहा है, और प्रेशर की वजह से हर लेवल टूट रहा है। तो बायस जो है वो निगेटिव है। इसमें एक सिल्वर लाइनिंग सिर्फ मैं यही कहूँगा, जो लार्ज कैप काउंटर्स है, जो हम लोग वेट करते हैं, हम जब बाजार ऊपर था तो मैं बोलता था कि चलो ना, दिस इज द टाइम टू एग्जिट। हम्म। लेकिन जो पोजिशनल प्लेयर है उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है ना। तो कोई कोई जो काउंटर्स है जो हमें समझ पड़ते हैं, बाजार की लैंग्वेज में कहता हूँ मैं, कि जो समझ पड़ता है उसे आप बाय करो। जो आपने जिसे स्टडी किया है, जो हमेशा आपने देखा है, और जो हम्म। चीज़ पहले आपको 1200 रुपये में मिलती है, अगर आज वो 500 600 700 में मिल रही है, और अगर आपको समझ पड़ता है, तो आप इसमें बाय करो। कभी कभी क्या होता है, बाजार में गट फीलिंग लेके काम करे तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मुझे लगता है ये बाजार जो है वो उनका मार्केट है
जिन्हें लॉन्ग टर्म निवेश करना है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए ये बाजार नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पे ऑप्शन में प्रीमियम आएगा, ना वोलेटिलिटी बढ़ेगी। तो आप देखो ना, बाजार सुबह जहाँ था वहीं एंड तक वहीं पे था। तो अगर हम्म। यहाँ पे मोमेंटम ही नहीं है तो ऑप्शन बायर के लिए कुछ नहीं है। तो ये ऑप्शन राइटर का मार्केट है। बिल्कुल। और सिल्वर लाइनिंग की बात की राजेश जी आपने, ऐसे सिल्वर लाइनिंग की ऐसे सुनना, मतलब ऐसे शब्द बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरीके से बाजार में बिकवाली हावी होती हुई नज़र आ रही है, ऐसे बहुत सारे सिल्वर लाइनिंग्स की ज़रूरत है, खास ज़रूरत है हमें। हालांकि अच्छे स्टॉक्स फिलहाल आप रडार पे रखें, आपकी गट फीलिंग, आपकी एनालिसिस स्टडी के साथ आप चलें, और फिर इस मार्केट में काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच रख सकते हैं आप। इनफैक्ट लार्ज कैप अच्छे गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स रखे रडार पर, ऐसे राजेश जी कह रहे हैं। और जहां तक बात हुई ट्रेडर्स की, पहले राजेश जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक केपीआईटी आपने सेल साइड की ट्रेड बताई थी। टारगेट रखा था 1260 का, 1260 का टारगेट अचीव हुआ। 1330 का स्टॉप लॉस आपने मेंशन किया था। तो केपीआईटी टेक आपकी पिक अच्छी रही, और जिसने भी ये मतलब इम्प्लीमेंट किया होगा उसको अच्छी खासी कमाई हुई होगी। तो सीएनबीसी आवाज के साथ बने रहिए, ऐसे ही हमारे धमाकेदार और अच्छी मार्केट में अच्छी पकड़ रखने वाले पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं और आपको ट्रेड बताते हैं। तो सीएनबीसी आवाज भी देखते रहिए, साथ ही मार्केट का पंचांग भी सुनिए। ऐसे ही ट्रेड्स और ऐसे ही रणनीति आपको फिलहाल हम बताते रहेंगे। चलिए अब सवालों की ओर बढ़ते हैं सर। और रोहित श्रीवास्तव जी का सबसे पहला सवाल दिख रहा है मुझे, गोदरेज इंडस्ट्रीज पे पूछ रहे हैं। ये बाइंग प्राइस इनकी 1160 की है, गोदरेज इंडस्ट्रीज। क्या लग रहा है सर, होल्ड, एड या सेल? चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है, क्या होल्ड कर सकते हैं? देखिए, फिलहाल अगर आप गोदरेज इंडस्ट्रीज का चार्ट देखें तो इसने पिछले सिर्फ 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन में 750 का लो बना के 1200 का हाई बनाया है। तो आप सोचो, ऐसे मार्केट में अगर कोई काउंटर इतने शार्प स्पाइक देता है या शार्प मूव देता है, और वो मूव देने के बाद भी सस्टेन करता है, तो कुछ ना कुछ तो बात है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से फिलहाल आप बने रहे, आपको हम्म। एग्जिट तो डेफिनेटली मिल जाएगा। लगता है कि ये 1200 1250 एक बार के लिए टेस्ट करेगा और फिर जाके ये कूल ऑफ होगा। तो फिलहाल 1050 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, 1200 1250 एग्जिट पॉइंट है। ठीक है, 1200 और 1200। सर एक बार दोबारा बताइए एग्जिट पॉइंट। मैंने कहा, देखिए श्रेया जी, हम ऐसे हम्म। मार्केट में मैं हम्म। पर्टिकुलरली हमेशा रेंज देता हूँ। तो जी। ये इसलिए मैंने कहा कि ये रेंज होगी कि आपको 1200 1250 की रेंज में एग्जिट करना है। ठीक है, 1200 के इसमें रेंज में एग्जिट करना है। चलिए अब 50। अगले, हाँ 1250 के रेंज में। एक मेरा ध्यान चला जा रहा था बार बार सर कोफोर्ज वाले स्टॉक पे, ऊपर सवाल उस पर आया था, मैं देख रही थी आईटी सेक्टर पे जिस तरीके से डेंट पड़ा। कोफोर्ज इन ग्रीन क्लोज हुआ है सर, 1.5% की बढ़ोतरी के साथ। एक बार रखिएगा कोफोर्ज स्क्रीन चार्ट पर सर, लगभग 2% की तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में। आईटी जी। सेक्टर आज एकदम गिरा पड़ा हुआ था, यूएस इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से, यूएस के इकोनॉमी को लेकर जो अटकलें बाजार में लग रही है। लेकिन ये स्टॉक में तेजी थी। कोफोर्ज पे जो सवाल है वो पूछ रहे हैं सीए निखिल जी, और ये कह रहे हैं कि प्लीज टेक व्यू ऑन, नहीं माफ कीजिएगा, कोच फोर्ज पे कोई और सवाल था, ठीक है मैं वो भी लूंगी। लेकिन क्या करना चाहिए सर कोफोर्ज में? हाँ माफ कीजिएगा, संदेश जी का सवाल है। संदेश जी पूछ रहे हैं, आई हैव कोफोर्ज एट 6516 और 1000 क्वांटिटी है इनके पास, अभी क्या इनको ऐड करना चाहिए या फिर अभी प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए? नहीं प्रॉफिट में तो देखिए, नहीं है। हाँ हाँ बताइए सर। 6500 राइट ना। तो प्रॉफिट में क्या उन्होंने करना 6500 से उन्होंने जो रेट देखा वो करीबन 9800 था। तो है? उन्होंने एक बहुत अच्छा 50% 60% का प्रॉफिट भी देख लिया है। और अभी इस भाव पे उनको कहना कि आप हमारे कहने पे एग्जिट कर लो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अगर हमने बोला तो भी वो नहीं हम्म। करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। ये तो देखिए, मेरे हिसाब से उनको एक चाहिए स्टॉप लॉस, उनको चाहिए एक व्यू। तो उनका देखिए, हमारा व्यू इस तरह से है। ओवरऑल आईटी पैक में जिस तरह से मंदी हो रही है, कोफोर्ज भी कोई जुदा नहीं रहेगा। हालांकि फिलहाल अगर आप देखें तो 7300 ये कोफोर्ज का 50 पीक्स मूविंग एवरेज है। तो अगर जिस तरह से ऊपर से ये गिरा है 9500 से 7300 तक, तो प्रोबेबली यहाँ से थोड़ा संभलने की कोशिश होगी। लेकिन इसका जो ट्रेंड है वो अभी भी वीक है। मुझे लगता है कि 8000 8200 तक का एक स्विंग आ सकता है, अगर थोड़ा निफ्टी भी साथ दे, इन्फी भी साथ दे, तो ये भी चलेगा। तो क्योंकि काउंटर ओवरसोल्ड है, यहाँ पे हमने पुल बैक देखा। नहीं तो आईटी में मोस्ट ऑफ द काउंटर 60-70% ऑफ दिस काउंटर आज वीक क्लोजिंग में देते हुए बंद हुए हैं।
तो मुझे लगता है कि आईटी में कोफोर्ज भी कोई जुदा नहीं है, लेकिन 8,000 8,200 तक का स्विंग यहाँ पे मिलेगा। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा आपको 7,000 का। 7,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हैं अभी फिलहाल, और अच्छे खासे प्रॉफिट में तो। हाँ, सही कहा आपने राजेश जी। हम अगर कहीं इनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो वो तो देखने को मिलेगी नहीं। वो पाप होगा, नहीं नहीं, देखिए वो पाप होगा। पाप होगा। सही बात है सर। पाप हम करवाएंगे नहीं गलती से, आपसे। हाँ गलती से सोचिए अगर हम गलत जाएंगे और ये 8,000 8,500 9,000 ये आईटी है, गलती बिल्कुल। से ये चला जाएगा 9,000 तक, तो ये ऐसा हो जाएगा कि इन्होंने बॉटम पे निकाल दिया, तो वो पाप मैं नहीं करूंगा। लेकिन चार्ट तो वीक है। तो चलिए, ये रणनीति फिलहाल आप कोफोर्ज में अपनाएं। अब जो मेंशन करी थी मैं, सीएजी का सवाल था वो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट पे पूछ रहे हैं। लगभग 3% की गिरावट 278 के लेवल पे क्लोज हुआ है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। क्या करना चाहिए सर? एक महीने में 20% से ज्यादा की करेक्शन झेलाई है, एक महीने में इतना टूट गया है, देखिए क्या ये करना चाहिए? तो हाँ जी बताएं। देखिए ये काउंटर जो है ना, जीएसपीएल हम्म। जैसे काउंटर, तो ये हाई बीटा काउंटर्स होते हैं। ये बाजार के साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा चलता है और हम्म। क्विक चलते हैं। यानी अगर आप देखो कि 2 हफ्ते में आप देखोगे ये 320 वाला फिर 460 भी हो जाएगा। लेकिन जब ये बाजार खराब होता है तो ये पेन देना शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें रोज थोड़ी 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 बिकवाली होती रहेगी, 2%, 3%, 4%, 2%, 3, तो ये चलते ही रहता है। तो हम्म। ये काउंटर जो है ये सिर्फ बाजार के साथ आपको प्ले करने होते हैं। पोजिशनली तो मुझे लगता है कि मैं तो थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ ऐसे काउंटर्स। तो यहाँ पे देखिए मुझे लगता है कि टेक्निकली ओवरसोल्ड है, तो करंट लेवल से एक पुल बैक आ सकता है, प्रोबेबली 300 तक, 300 310 तक। बट दैट पुल बैक शुड बी यूज्ड टू लिक्विडेट योर लॉन्ग पोजीशन रादर देन होल्डिंग इट। तो हम्म। प्रोबेबली यहाँ पे करेक्शन जो है वो 240 250 तक का अभी भी ड्यू है। अभी भी ड्यू है, देखिए एग्जिट करने की सलाह है फिलहाल जीएसपीएल से। निखिल जी आपको, सर रिलैक्सो फुटवेयर ट्रैक करते हैं क्या? सवाल है हमारे एक व्यूअर का, और वो कह रहे हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विथ रिलैक्सो फुटवेयर, करेक्शन तो देखने को मिले और एक महीने में भी काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है ये स्टॉक, जी क्या देखिए करना वही चाहिए? वही तो जो मैंने पहले कहा, बस वही समझो आप कि हम्म। ये चलता है, ये बाजार के साथ चलने वाले काउंटर है। जब बाजार वीक हो जाता है तो हम्म। ऐसे काउंटर की धुलाई अच्छी खासी हो जाती है। और रिलैक्सो भी कुछ ऐसा कोई जुदा नहीं है, 800 का लेवल था, 800 से ये अभी 400 हो चुका है और अभी भी यहाँ पे बायर खड़ा नहीं है। तो मुझे लगता है कि काउंटर में वीकनेस रहेगी। अगर बाजार सुधरता है तो ये भी सुधरेगा। तो फॉर हम्म। मी इट्स एन एग्जिट। यही तो हो रहा है ना कि लोअर लेवल पे हमें एग्जिट बोलने का पाप करना पड़ता है, जब हायर लेवल पे हम बोलते हैं कोई सुनता नहीं है। नहीं है। सही बात कोई है। सुनता नहीं है। बट हम्म। एनीवे, ऑन अ लिटिल लाइटर नोट में यही कहूंगा, थोड़ा सा अगर आपके पास आप वक्त देना चाहो तो दे सकते हो, हम्म। कि मैं हम भी गलत जा सकते हैं। तो 400 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल होल्ड रखे। अगर यहाँ से ये सुधरता है तो प्रोबेबली 500 550 का एक पुल बैक मिले, जहाँ पे आपको एग्जिट लेना है। बट द थिंग इज, आपको एग्जिट लेना है, दैट इज फॉर श्योर। काउंटर में इतना बड़ा मुंह आएगा नहीं। इसके जो अर्लियर हाई थे 1400 वगैरह, जो हम वीकली चार्ट पे मुझे दिख रहा है, वो तो आने से हम्म। रहे। तो ये हम्म। काउंटर अभी वीक वीक हैंड में ही है और हर लेवल पे यहाँ पे बिकवाली ही है। मेरे हिसाब से देखिए, मैं चेक कर रहा था कि कहाँ तक जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी वीक ही लग रहा है क्या सर? कि रख सकते हैं कि अभी, जब हाँ वही निफ्टी चेक कर रहा चलेगा था मैं। तब। तब ये देखो दौड़ेगा। लॉन्ग टर्म चार्ट तो बहुत खराब है, अभी क्या कहूँ मैं आपको। हम्म। लेवल्स कहने में डर लगता है क्योंकि लेवल्स आ जाते हैं। 347 का इसका थ्री बिल्कुल। फोर्टी सेवन का इसका सपोर्ट है, देखिए। अभी आप हम्म। क्या बोलूँ मैं आपको, हम्म। तो करंट लेवल से भी 100 रुपये उड़ सकता है ये। तो फिलहाल तो एग्जिट ही है, हाँ रिलैक्सो जी। से। रिलैक्सो से एग्जिट करके रिलैक्स करें फिलहाल। यही रणनीति आप रिलैक्स अपनाएं। करने वाली बात ही नहीं है, ये काउंटर ऐसा है कि कोई रिलैक्स नहीं कर कोई सकता। रिलैक्स नहीं कर सकता। खैर, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। एक्सिस बैंक पे पूछ रहे हैं हमारे एक व्यूअर, निहारिका पूना वाला पूछ रही है। निहारिका जी एक्सिस बैंक इन्होंने खरीद रखा है, 1010 की बाइंग है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं। इनफैक्ट एक्सिस बैंक में पिक भी कर रही थी आज कमाई गड्ढा में, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक में अच्छे मूव्स देखने को मिले हमें। और ये भी देखिए डे हाई के आसपास में, लेकिन वही के आसपास क्लोजिंग दिखाई एक्सिस बैंक में। 102 वीक के लिए चार्ट स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं क्या, और टारगेट क्या होंगे अगर लग रहे हैं तो? देखिए एक्सिस बैंक में पुल बैक तो है, पुल बैक के बाद सस्टेनेबिलिटी भी है, तो प्रोबेबली यहाँ से अगर मुंह आता है, क्योंकि ये सीरीज तो खत्म हो जाएगा हम्म। गुरुवार को, राइट। जी। उसके बाद तो नया व्यू आ जाएगा, नए 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 क्या आप कह सकते हैं कि टारगेट सेट हो जाएंगे, हम्म। नई पोजीशनिंग हो जाएगी।
तो मैं ये कहूँगा, आपने 1010 पे लिया है, 975 का स्टॉप लॉस रखे। मैं यहाँ पे चार्ट स्टडी करके स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। 975 का स्टॉप लॉस रखे। इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 1040 पे। अगर ये 1040 को सरपास करता है तो कम से कम 1100 तक का मूव आएगा। तो अगर बाजार संभलेगा तो एक्सिस का कंट्रीब्यूशन पक्का आएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो एक्सिस पिछले 15-20 दिनों में सिर्फ 50 रुपए घुमा है। तो ऐसे मार्केट में अगर कोई काउंटर सिर्फ 50 रुपए प्लस माइनस कर रहा है और नेट नेट तो वहीं पे खड़ा है, 1000 रुपए पे ही खड़ा है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे तो फिलहाल नहीं लगती। तो इसलिए मैंने कहा 975 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ऊपर में ब्रेकआउट होगा 1040 का। तो 975 के स्टॉप लॉस प्रोटेक्शन तक फिलहाल तो बने रहे, तो ये अच्छी एक रणनीति आपके लिए निहारिका जी। आयुष जी, हम रिलायंस पे हालांकि बात करना अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारी पेरेंट कंपनी है, तो एक बार एक डिस्क्लेमर, रिलायंस में जो भी आपको खरीद फरोख्त करनी है अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही करें, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है और प्रश्न लेना आपका जरूरी भी है। तो आपका प्रश्न ले रही हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे उन्होंने 1810 की खरीद है, लॉस में 1214 पे ये कारोबार कर रहा है, 107 शेयर है इनके पास। अब करना क्या चाहिए, प्लीज प्लीज जी आयुष जी, करना क्या चाहिए? अब बात भी कर कुछ रहे थे नहीं सर आप करना है, रिलायंस के ऊपर। कुछ नहीं करना है, क्योंकि रिलायंस सपोर्ट पे खड़ा है। जब तक ये 1200 1090 का सपोर्ट है तब तक रिलायंस इंटैक्ट रहेगा। अगर 1090 का लेवल टूटेगा 1090 का लेवल अगर टूटेगा तब जाके यहाँ पे नई मंदी खुलेगी। लेकिन हम एक्सपायरी पे खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि रिलायंस यहाँ पे नई मंदी खुलेगा। तो 1090 1200 से फिर से यहाँ पे बाइंग होगी इमर्ज, और ये फिर से 1280 से लेके 1300 तक जाएगा। मोटा मोटी मुझे लगता है ये 1200 से 1300 में कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पे रिलायंस कुछ नहीं करेगा, आप टेंशन न लो, आप इसे होल्ड रखो। ठीक है, फिलहाल होल्ड की राय है रिलायंस पे। और डिस्क्लेमर, अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही इसमें खरीद फरोख्त या कोई भी एक्शन ले। प्रवीण जी पूछ रहे हैं, इनके पास हैल है और इनकी जो बाइंग प्राइस है हैल की, उन्होंने हालांकि मेंशन नहीं किया, वहां से 18% ये डाउन है। अब सवाल ये है कि ये एवरेजिंग कर सकते हैं कि नहीं। अब अपने ऑल टाइम हाई से तो काफी ज्यादा डाउन है, फिर थोड़ी बहुत तेजी भी देखने को मिली थी। अब कैसे प्लेस लग रहे हैं सर राजेश जी, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए एचएल मुझे लगता है करीबन 3000 तक फिसलेगा। 3000 मैं ये चार्ट जो देख रहा हूँ, ये वीकली चार्ट देख रहा हूँ। तो देखिए जो चार्ट सजेस्ट कर रहा है ये वीकनेस कर रहा है। हालांकि बीच बीच में यहाँ पे पुल बैक्स आते हैं, जब ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला जाता है, फिर वहां से एक 200-300 पॉइंट का पुल बैक आता है, फिर इवेंचुअली ये फिर से नया लो बनाता है। दैट सिंपली शोज टेक्निकली दिस इज द लोअर टॉप लोअर बॉटम। बट यहाँ पे जो है जो टेन्योर है, या आप कह सकते हैं जो स्विंग है वेव का, वो बहुत ही छोटे छोटे काउंट पे ये सब चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बड़ी सेलिंग किसी के आ नहीं रही। लेकिन क्योंकि बाजार वीक है, ये भी ड्रैग करता रहेगा और इवेंचुअली मुझे लगता है 2800 से लेके 3000 तक का यहाँ पे फॉल आएगा। अगर आपको रिचेल ऐड ही करना है तो 2800 से लेके 3000 के बीच में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए। थोड़ा थोड़ा में जो आप, याद है आपको मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम्म। आपको ऐड करना है 25% ईच। आपको 100 शेयर लेने हैं तो और थोड़ा गिरे तो 25 ले लो, थोड़ा और गिरे तो 25 ले लो, ऐसे करते करते ले लो। एकदम से 100 मत लेना, क्योंकि ये बाजार कहीं नहीं जाएगा, ये स्लो एंड स्टेडी मूवर है। और यहाँ पे जो भी होगा वो स्लोली होगा, तो ये ड्रैग भी होगा तो आराम से ड्रैग होगा। तो आपके 25 शेयर का ऑर्डर लगा के रखो, अगर आया तो ठीक है। ठीक है। असल महिंद्रा महिंद्रा पे भी ज्यादा सवाल आया, हालांकि ये रणनीति अक्सर चर्चा करते राजेश जी से, फिर से उन्होंने दोहराया है, एक बार आप ध्यान रखें। अब महिंद्रा महिंद्रा पे आते हैं सर, काफी ज्यादा सवाल महिंद्रा एंड महिंद्रा पे भी आ रहे हैं, और जिस तरीके से हमने पिछले 10 दिनों में इसमें करेक्शन देखी है, 14% तक टूट गया ये पिछले 10 दिनों में। और टेस्ला के एंट्री से खतरा जो बता रहे थे, लेकिन अब रिपोर्ट्स कुछ अलग बता रहे हैं, चाहे बर्स्टिन ले ले, नुवामा ले ले, सिटी ले ले, सीएलएसए ले ले, सभी अभी बाई की कॉल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ज्यादा इम्पैक्ट तो फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। उसी का नतीजा है सर, आज इसमें अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन ये तेजी कितनी टिकाऊ लग रही है आपको, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? देखिए चार्टिकली मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है वो 2700 का है। 2600 से लेके 2700, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट बेस है। जब तक ये बेस इंटैक्ट रहेगा तब तक पूरे पूरे चांसेस है कि एमएनएम में फिर से एक रिकवरी होगी। प्रोबेबली इस सीरीज में नहीं होगी, लेकिन अगले सीरीज में पक्की होगी। और जो व्यू है, मैं भी ये मानता हूँ कि देखिए टेस्ला भला इंडिया में आए, इसका इम्पैक्ट इमीडिएट तो आएगा नहीं। और हम्म। दूसरी चीज़ है कि टेस्ला ऐसा कोई सस्ता गाड़ी नहीं है कि हर कोई जाके अफोर्ड कर सके। और जो इम्पोर्टेड कार्स है, वो जिनको अफोर्ड करनी है उनके पास इतना पैसा है कि वो वैसे भी अफोर्ड कर रहे हैं।
तो जो जो इम्पैक्ट कहाँ पे होगा, मिडिल क्लास पे होगा। तो मिडिल क्लास के उनकी प्राइसिंग आएगी नहीं, तो जो मुझे लगता है कि इससे कुछ होगा नहीं। सिर्फ टेस्ला का नाम लेके जो यहाँ पे करेक्शन आ रहा है, जो जैसे कि ईवी गाड़ी जो महिंद्रा है या इवन टाटा मोटर है, आई थिंक दिस जस्ट इसीलिए मैंने कहा ना कि दीज आर द बाइंग अपॉर्चुनिटीज, और ये अपॉर्चुनिटी किसी को खोना नहीं चाहिए। अगर पहले मिस किया है तो अभी भी चांस है, एम में, टाटा मोटर्स में। आई थिंक दिस इज अ टाइम यू शुड स्टार्ट बाइंग, एक्यूमुलेटिंग ए बिट, थोड़ा थोड़ा बाय करो, ज़्यादा भी मत करो चाहे तो, लेकिन आई थिंक यहाँ पे बेट लेना चाहिए। बिल्कुल सर, और रिपोर्ट भी हम पेश कर रहे थे जहाँ टेस्ला की बेसिक मॉडल की बात की जाए तो वहाँ एंट्री प्राइस 30 लाख से शुरू होती है, 74 लाख तक जाती है। वहीं डोमेस्टिक अपनी जो मेड इन इंडिया कार्स हैं वो 18 इनफैक्ट 20 लाख के आसपास से शुरू हो जाती है। तो लोग 20 लाख की गाड़ी लेंगे या फिर 74 लाख की गाड़ी लेंगे, वो देखने वाली बात होगी। खैर, अगला सवाल लेते हैं। और सुरेश जी कह रहे हैं, कहाँ तक ये मन के अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। सूरज जी बिल्कुल ढलेंगे और एक नया सूर्योदय होगा, सूरज की रोशनी आप पर पड़ेगी। और वो राजेश जी, विलियम शेक्सपियर का एक एक कविता है उनकी, वो कहते हैं कि ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो मतलब अगर सर्द रात आएगी तो स्प्रिंग भी आएगा, फूल भी खिलेंगे। ऐसी कोई बात, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात। देखिए सिंपल है, वो जो गाना ने उन्होंने जो अभी कहा ना, हाँ किशोर कुमार का सॉन्ग है वो, हाँ। क्या कहाँ नाम तक, था गाने गाने कहाँ तक ये कहाँ मन के तक, अंधेरे चलेंगे। कहाँ तक मन, हाँ वो जो गाना है ना, वो गाना पूरा सुनना, एंड तक सुनना, आपका जवाब भी उसी गाने में है। हाँ। क्योंकि दैट इज वन बिल्कुल। ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, मैं किशोर कुमार के गाने बहुत सुनता हूँ। तो वो गाना मुझे पता है, मुझे अभी याद नहीं पूछ के वर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन वो पूरा सुनना। उसके एंड में यही कहते हैं कि वो किस अंधेरा जाएगा और सवेरा आएगा, इतना तो मुझे हम्म। याद है। तो आज तक हमने इतनी मंदियाँ देखी है कि आप क्या बोलूँ मैं आपको। तो ये तो बस ठीक है, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। प्रोबेबली पिछले कोविड के बाद पहली बार ऐसी मंदियाँ आने के बाद लोगों को थोड़ा वो पिंच होगा, क्योंकि सब नए एंट्रेंट है। तो उनको, जो पुराने उनको तो सब पता है, उनको, हम्म। उन्होंने ऐसी मंदी झेली है, नुकसान हुआ है, पेन हुआ है। तो जिनके लिए ये नया है उनके लिए ये ज़्यादा पेन हो रहा है। तो आप अगर बाजार में रहना है तो हमेशा याद रखना, जब बाजार में घनघोर तेजी आती है तो आपको कॉशियस होना है, और जब बाजार में घनघोर मंदी होती है तो आपको ग्रीडी होना है। तो ये जो वॉरेन बफे जी ने भी यही कहा है, तो हर, जी। ये बहुत ही सिंपल थिंग है, हम्म। ये बहुत सिंपल थिंग है कि जब बाजार में बहुत ज़्यादा घनघोर तेजी हो जाती है तो लोगों को माल छोड़ने में, यानी स्टॉक बुक करने में तकलीफ होती है। उनको ये हम्म। लगता है कि यार ये तो भाग जाएगा मेरे से, ये मैंने छोड़ दिया तो ये जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, आप कल भी ले सकते हैं ना, आज बेच के उसको कल भी ले सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी तो थोड़ी है कि आज मैंने एक प्रॉपर्टी बेच बिल्कुल। ली तो वही प्रॉपर्टी मुझे कल नहीं मिलेगी। बराबर है राइट। ना, प्रॉपर्टी के टाइम पे तो होगा, लेकिन स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं है। आप आज रिलायंस बेचो, 5 मिनट के बाद फिर से बाय करो, आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल हमेशा सर। कहता हूँ लोगों को, प्रॉफिट बुक करने में कभी पीछे नहीं हटने का। जो प्रॉफिट दिख रहा है उसको पहले जेब में रखो, बिकॉज दैट इज व्हाट द मार्केट इज ऑल अबाउट, राइट। तो आपने, हम्म। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ना कि किसी ने 200 पे लिया और 800 का भाव देख लिया और अभी 300 है, क्या काटूं क्या मैं? तो भाई साहब, आपने 200 का 800 देख लिया, कुछ किया नहीं, देख लो तो नहीं, अभी अब 300 पे काटने के लिए हमको पूछ रहे, तो वो पाप मेरे से मत करवाओ। मत करवाओ। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, सो सो ट्रू। इसी से, हाँ सर, आपने सही कहा, किशोर जी का ये गाना है और उसके दो पंक्तियां हैं, कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। या, इसी नोट के साथ, वेरी ट्रू। इसी नोट के साथ सर शो को वाइंड अप करते हैं, समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के श्योर, लिए, इतने थैंक यू। लाइटर नोट पर हमें अच्छी तरीके से, इतना भारी हो जाता सर मन सुबह से मार्केट करके और आपसे बातचीत करके, फिर इससे लाइटर नोट पर आप जब मार्केट समझाते हैं हमारे दर्शकों को, बहुत मजा आता है। मुझे इनफैक्ट बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके सर। बहुत शुक्रिया श्योर, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार है साथ में हमसे जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। जिनके भी सवाल रह गए होंगे, कल मैं उनसे फिर से रब्ता करने की कोशिश करूंगी। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार। थैंक यू।